हे एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मिडिल ईस्ट में काफ़ी चेंजिंग ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, तो उनके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी। बिफोर आई बिगिन द वीडियो, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। द क्वेश्चन इज, recently a blast took place in Beirut due to a large amount of ammonium nitrate stored at the port of the city. ये ब्लास्ट जो थी ये कौन से कंट्री में हुई थी? बीरट इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शंस आर लेबनन, सीरिया, सऊदी अरेबिया एंड इराक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टॉपिक, अ किलिंग एंड द न्यू मिडिल ईस्ट। नाउ मैं आपको बता दूं कि एक टॉप ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनकी मर्डर हुई है एंड इट वाज आउटसाइड तेहरान लास्ट वीक। व्हाट डज इट हाईलाइट्स? ये हाईलाइट करता है ईरान की ग्रोइंग वल्नरेबिलिटीज़, मतलब मिडिल ईस्ट में उसकी जो आइसोलेशन हो रही है ये उसे हाईलाइट करता है। ऑल्सो मिडिल ईस्ट में काफ़ी रीअलाइनमेंट देखने को मिल रही है। इट इज़ अगेंस्ट तेहरान and some normalization of ties between few countries. To name some, like UAE, Bahrain, these are some countries which have recognized Israel. So it is a very important change. These changes can be termed as geopolitical turbulence. मतलब मिडिल ईस्ट में इन सभी चेंजेस के काफ़ी consequences हो सकते हैं, एंड ये जो consequences हैं ये अफेक्ट करेंगे रिलीजियस, इकोनॉमिक and strategic ties within the region. Now I will discuss about the three trends. The first one is Iran's growing isolation in the region. अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस में रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं एंड जो बाइडन इज़ द विनर। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, Israel and the few Gulf Arab don't want Joe Biden to renew the nuclear diplomacy with Iran. Yes, now let's see what Joe Biden will do. Basically, the assassination of Fakhrizadeh is about achieving that political objective. नाउ यहाँ पे दो ऑप्शंस निकल के आते हैं ईरान के पास। फर्स्ट वन, इफ़ इट विल रिटेलिएट एंड द सेकेंड वन, इफ़ इट विल होल्ड बैक। तो दोनों के क्या कंसिक्वेंसेस होंगे? अगर रिटेलिएट करता है ईरान तो ये इज़राइल और यूएस की तरफ से काफ़ी कन्फ्रंटेशन फेस करेगा, एंड इसका कंसिक्वेंस ये हो सकता है कि जो बाइडन जो है वो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को रिन्यू नहीं करे। नाउ सेकेंड ऑप्शन, होल्डिंग बैक। अगर ईरान रिटेलिएट नहीं करता है तो इसमें शो होगी ईरान की वीकनेस। मेनली इट विल एक्सपोज ईरान्स वीकनेस, एंड इससे क्या होगा कि उसकी जो मिडिल ईस्ट में जो पोजीशन है वो और भी ज़्यादा इंटरप्रेट करेंगे बाकी कंट्रीज़ की ईरान इज़ वल्नरेबल एंड इट इज़ अ वीक कंट्री। ऑलरेडी ईरान इज़ हैविंग इंटरनल पॉलिटिकल वीकनेस, एंड इसके साथ ही मासिव इकोनॉमिक पेन भी हुई है उसे ड्यू टू ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन। जो सैंक्शंस लगाए गए थे यूएस के द्वारा ईरान पे, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है इकोनॉमी पे इफेक्ट आई है। एंड इंडिया की अगर बात करें इस एस्पेक्ट में, तो साउथ एशिया को अगर देखा जाए तो ईरान इज़ हैविंग मच गुडविल इन साउथ एशिया। बट इफ़ वी टॉक अबाउट इंडिया एंड द नेबर्स, देन वो नहीं चाहते हैं कि वो इस तेहरान के कन्फ्लिक्ट में फंसे। ऑब्वियसली ये जो इशू है इससे इंडिया दूर रहना चाहता है, एंड ऑल्सो द नेबरिंग कंट्रीज़ ऑफ इंडिया। तो ये थी पहली ट्रेंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड वन। तो सेकेंड वन जो है, इट इज़ द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अरब रिलेशंस विथ इज़राइल ड्यू टू द फियर ऑफ ईरान। इज़राइल को कौन सी कंट्रीज़ रिकॉग्नाइज़ करती हैं? दे आर यूएई, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन एंड मोरक्को जो है लेटेस्ट कंट्री है जिसने फॉर्मल टाई स्टैब्लिश की हैं विथ इज़राइल। एज़ पर द रिपोर्ट्स, जो सऊदी प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बीच जो है सीक्रेट मीटिंग हुई थी, ये कहा जाता है कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा। लेकिन रियाद जो कि कैपिटल है सऊदी अरेबिया का, इसने डिनाई कर दिया इस बात से कि कोई भी सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई है। एंड एज़ पर द स्पेकुलेशंस, हो सकता है कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच जो है रिलेशंस में भी अच्छे हो जाएं फ्यूचर में। ऑल्सो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश करने की ट्राई की थी बहुत पहले इसराइल के साथ रिलेशंस, लेकिन इसने न्यू दिल्ली को लेके जो इसमें फैक्टर है, बिकॉज यहूदी और हिंदू की जो कॉन्स्पिरेसी है ये इसके बीच में आ जाती। एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट द कश्मीर एंड द पैलेस्टीन इशू। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने बात की है कि कैसे उन्हें जो है प्रेशर मिल रहा है सऊदी अरेबिया एंड यूएई की तरफ से कि वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़।
क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान अच्छे रिलेशंस मेंटेन करता है अगर इसराइल के साथ, तो उसकी यूएस के साथ जो है रिलेशंस भी काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। एंड इससे वो जो अमेरिका की जो करंट पॉलिटिकल टिल्ट है टुवर्ड्स इंडिया, वो उसे लिमिट कर पाएगा। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बेनिफिट है। एंड अगर पाकिस्तान ऐसा करता है तो बांग्लादेश भी पीछे नहीं रहना चाहेगा, बिकॉज बांग्लादेश की जो इकॉनमी है उस पर काफ़ी अच्छा इफेक्ट होगा अगर वो इस्टेब्लिश करता है अच्छे रिलेशंस इसराइल के साथ, क्योंकि जो उसकी इकॉनमी एंड फॉरेन पॉलिसी जो है उसको बूस्ट मिलेगी। सो यस, जो क्रिटिसिज्म मिल रही है बांग्लादेश को अंडर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ड्यू टू द कंट्रीज पॉलिटिकल फ्रीडम एंड ह्यूमन राइट्स इशू, तो इस पे भी कहीं ना कहीं एक एडवांटेज मिलेगा बांग्लादेश को अगर वो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करता है, बिकॉज अल्टीमेटली यूएस के साथ जो है रिलेशंस वो थोड़े बेहतर हो सकते हैं। एंड अगर ओवरऑल बात की जाए तो पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर दोनों इसराइल को रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं, फॉर्मल टाई स्टैब्लिश करते हैं, तो ऑब्वियसली ये 2 ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक नेशंस हैं वर्ल्ड में जो कि रिकॉग्नाइज़ करेंगे। सो ये इसराइल के लिए बहुत ही बड़ा आइडियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल बोनस होगा अगर ये 2 कंट्रीज़ जो हैं इसराइल के साथ फॉर्मल टाई स्टैब्लिश करती हैं। एंड द लास्ट ट्रेंड इट इज़ रिगार्डिंग टर्की। सो टर्की कंट्री जो है ये बन चुका है न्यू चैम्पियन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम। तो टर्की जो था पहले सेक्युलर था, लेकिन अब एर्दोगन के रूल के अंडर टर्की की जो होस्टाइल नेचर है इंडिया को लेकर एंड टर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना ऑन द कश्मीर इशू, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटिस्ड एट द इंटरनेशनल फोरम। ऑल्सो पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को चैलेंज किया एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को तोड़ के एक दूसरा रेडिकल फोरम सेटअप करने के बारे में बोला था इन पार्टनरशिप विद टर्की एंड मलेशिया। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के बहुत सारे जो कर्ज हैं सऊदी अरेबिया एंड यूएई से, तो यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों ने डिमांड किया पाकिस्तान से कि वो लोन्स जो हैं पे कर दें। ऑल्सो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि यूएई जो है जो पाकिस्तानी वर्कर्स वहाँ पे जितने वर्क कर रहे हैं वो उन्हें वापस भेज देगा। एंड एस्टिमेट ऑफ अराउंड 1.2 मिलियन पाकिस्तानी वर्कर्स हु आर वर्किंग इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एंड यूएई का कहना है कि ये जो स्टेप होगा ये होगा एज अ पार्ट ऑफ डाउन साइजिंग ऑफ द फॉरेन लेबर फोर्स इन द कंट्री बिकॉज ऑफ द करेंट इकोनॉमिक डाउन टर्न जो कि कोरोना वायरस के कारण हम देख सकते हैं। एंड यूएई एंड सऊदी अरेबिया की जो लोन्स दी गई हैं जो पाकिस्तान को, तो वो बहुत ही ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के इकॉनमी के लिए, क्योंकि टर्की और मलेशिया भी उन्हें जो पाकिस्तान है उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देके इन लोन्स को चुकाने में मदद नहीं कर सकता है। तो मिडिल ईस्ट की जो कोर ऑफ पॉलिटिक्स थी मेनली रिलीजियस और नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स, ओवर द लास्ट सेंचुरी ये चेंज हो रही है अब धीरे धीरे। सो इंडिया ने जो है काफ़ी एडजस्टमेंट्स किए हैं, इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू मिडिल ईस्ट इन द रिसेंट ईयर्स। एंड दिल्ली जो है इन सभी जो रैपिड चेंजेस हो रहे हैं इनको वो इग्नोर नहीं कर सकता है। सो ऑब्वियसली अ लॉट इज़ गोइंग टू हैपन। एंड ऑल्सो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश का जो इशू है कि क्या वो इसराइल के साथ फॉर्मल टाई स्टैब्लिश करेंगे या नहीं, दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर कंसर्न बिकॉज रिलीजियस प्रिज्म के थ्रू देखना, मतलब रिलीजियस एस्पेक्ट में ही सिर्फ मिडिल ईस्ट के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश करना पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए सही नहीं है। सो द क्वेश्चन इज वेदर द साउथ एशियन स्टेट्स कैन मैनेज द फॉल आउट फ्रॉम द जियोपॉलिटिकल चर्न इन द मिडिल ईस्ट एंड सीज द न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट आर प्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। This is the main important question which is arising due to all this series of events. Now let's get back to the question जो मैंने पूछा था वीडियो की स्टार्टिंग में। सो इसका आंसर है लेबनान। सो बीरत इज़ द कैपिटल ऑफ लेबनान एंड यहीं पे ब्लास्ट हुई थी। So this is the end of the video. This video was based on the article in the Indian Express by C. Raja Mohan named A Killing and the New Middle East. So thank you so much for watching.